चलो आगे चलते हैं। 193 हो गया था मेरा जी। कल ये सिद्ध कल सिद्ध किया था ना। कल 24 ही करना है आज। कि चेतन की परमार्थ सत्ता है। चेतन से भिन्न सकल अनात्मा की प्रातिभास की ही सत्ता है। दो ही सत्ता का कल वर्णन किया था। तीसरी जो व्यवहारिक सत्ता है वास्तव में वो है ही नहीं। जो चेतन है उसकी परमार्थिक सत्ता है। और जितना चेतन से भिन्न अनात्म पदार्थ है उसकी क्या है? प्रातिभाषिक सत्ता। वो प्रतीति मात्र है, वास्तव में नहीं है। जगत जागृत स्वप्न के पदार्थन की किंचित मात्र भी विलक्षणता सिद्ध होवे नहीं। या उत्तम सिद्धांत को प्रतिपादन करे हैं चौपाई। बिन सामग्री उपजत याते स्वप्न सृष्टि सब मिथ्या। तांते जाते और तांते जिस कारण से और तिस कारण से, याते ताते का ये मतलब है कि स्वप्न सृष्टि मिथ्या क्यों है? क्योंकि बिना सामग्री से उत्पन्न हुई है। सामग्री क्या होती है? देश काल आदि होती है ना सामग्री। माता पिता देश काल कारण निमित्त कारण उपादान कारण सब सामग्री होती है ना। तो स्वप्न के पदार्थों की कोई सामग्री सिद्ध नहीं होती। इसलिए बिना सामग्री के जो उत्पन्न हुए हैं तो क्या है? मिथ्या। अच्छा। देश काल को लेश न जामे सर्व जगत उपजत है तामे। अब कहते हैं जैसा सपना रैन का तैसा संसार। इसको कैसे सिद्ध करोगे? स्वप्न को तो आपने सिद्ध कर दिया कि स्वप्न के पदार्थ बिना सामग्री है इसलिए मिथ्या है। तो दृष्टांत गुरबाणी ने यही कहा कि जैसे स्वप्न के पदार्थ मिथ्या हैं ऐसे जगत के पदार्थ जागृत के भी मिथ्या हैं। तो कहते हैं जागृत के पदार्थ कैसे मिथ्या हैं? जागृत में तो देश काल हम देख रहे हैं। माता पिता देश काल निमित्त कारण उपादान कारण सब देख रहे हैं। तो ये कैसे मिथ्या हुआ? ये सिद्ध करो। तो कह रहे हैं देश काल को लेश न जामे। जिस ब्रह्म में जिस चेतन में देश काल का लेश मात्र भी नहीं है, सर्व जगत उपजत है ताम। उसमें सारा संसार उपजित क्या है? कल्पित रूप में दिख रहा है, अध्यस्त है, वास्तव में नहीं है। अध्यस्त है, कल्पित है। आगे क्या कहते हैं? स्वप्न समान झूठ जग जानो। जब उसमें कल्पित है कोई देश काल जिसमें है ही नहीं, उसमें प्रपंच जो दिख रहा है जागृत का वो भी क्या है? स्वप्न के समान झूठा है। लेश सत्यता को मति मानो। उसमें सत्य का लेश मात्र भी नहीं है। जगत का संसार में सत्य का लेश मात्र भी नहीं है, लेकिन हमारे को तो सत्य ही दिख रहा है। हम तो उसको 100% सत्य मानते हैं। ये ग्रंथ कह रहे उसमें सत्य का लेश मात्र भी नहीं है, सत्यता है ही नहीं, झूठ ही है। लेकिन फिर भी हमारे को 100% सत्य ही लगता है। जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक सत्य है। जागृत माही स्वप्न नहीं जैसे, स्वप्न माही जागृत नहीं तैसे। स्पष्ट किया कि जैसे जागृत में स्वप्न नहीं न है उसी प्रकार स्वप्न में। इसका मतलब क्या है? जैसे जागृत में स्वप्न के पदार्थ नहीं दिखाई पड़ते उसी प्रकार स्वप्न में जागृत के पदार्थ नहीं होते। अभी जो हम घोड़े हाथी कार आदि जो कोठी आदि देख रहे हैं स्वप्न में नहीं है। जो सपने में हमने देखे थे जागृत में होते हैं तो कुछ नहीं होता है, मिलता ही नहीं। टीका। देश काल सामग्री बिना स्वप्न के हस्ती पर्वत आदि को उपजे हैं यहाँ पे मिथ्या कहिए। जो मूल में बात कही तैसे आकाश आदि प्रपंच की सृष्टि ब्रह्म ते होवे है। ता ब्रह्म विषय देश काल का लेश भी नहीं है ही नहीं। स्वप्न विषय हस्ती पर्वतादकन के योग्य तो देश काल नहीं है। स्वप्न में तो कहते हैं हमने देख लिया कि जो हस्ती पर्वत आदि हैं उनके योग्य ना देश है ना काल है। जितने समय में वो हमारे को दिखते हैं वो तो बहुत कम समय है, बहुत थोड़ा समय है। वो भी कंठ की हिता नामक नाड़ी में देश कितना है? छोटी सी एक नाड़ी है। तो हाथी कितना बड़ा दिख रहा है? कैसे उतने देश में आ जाएगा हाथी? देश का भाव जगह। छोटी सी एक हिता नामक नाड़ी में दिख रहा बहुत बड़ा हाथी पर्वत दिख रहा है, तो उसने देश में कैसे आ जाएगा? तो कहते हैं वहां ना देश है ना काल है।
और हाथी जब जन्मेगा तो बड़ा होने में उसको 20 साल लगेंगे। तो वहां तो एक ही समय सबको दिख रहा है, तो ना वहां देश है ना काल है। तथापि अल्प देश काल है, थोड़ा तो है ना, थोड़ा सा देश है, थोड़ा सा क्षण मात्र काल है। तैसे आकाश आदि की सृष्टि में अल्प देश काल भी नहीं है। जैसे कहते हैं वहां थोड़ा बहुत तो है ना, लेकिन आकाश आदि की उत्पत्ति में देश काल थोड़ा बहुत भी है नहीं, है ही नहीं। काहे ते देश काल रहित परमात्मा में आकाश आदि की सृष्टि कही है। जब जिससे ये पैदा हुए हैं उसमें देश काल है ही नहीं, तो फिर इनके उत्पत्ति में देश काल का उपयोगी कोई नहीं है। इस कारणतः तैत्तिरीय श्रुति में आकाश आदि की क्रमतः सृष्टि कही है। तस्मात सत आत्मना आकाशा संभूता आकाशाद वाजो वाजो रखने रखनी आपा, ऐसे कहा है उसमें, समझेंगे। कि उस परमात्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से पूरा जगत, ऐसे पूरी श्रुति है वो, उसी की बात करते हैं तैत्तिरीय श्रुति। अब जो इस बात को सुन लेगा ना जिज्ञासु, उसके अंदर इच्छा पैदा हो जाए कि तैत्तिरीय श्रुति पढ़नी चाहिए। समझ आ गई। यहाँ तो केवल नाम लिया है ना, तैत्तिरीय का नाम लिया है, हमने वो श्रुति भाष्य के सहित पढ़ी है, जिसकी जहाँ बात कर रहे हैं ना, हमने भाष्य के सहित पढ़ी है, शंकराचार्य महाराज का उसमें भाष्य भी है, जिसकी श्रुति की ये बात करते हैं। जब हमने वहां पढ़ा है तो हमारे को देखते उसी की बात सब याद आ गई वहां क्या लिखा। इसलिए ये ग्रंथ पढ़ाने के लिए ऊपर वाले ग्रंथ लगे होने चाहिए। तो तैत्तिरीय श्रुति में आकाश आदि की कर्म से सृष्टि कही है, देश काल की सृष्टि नहीं कही, वहां देश काल के लिए कुछ नहीं कहा। आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से प्रपंच, लेकिन देश काल का वहां कुछ नहीं कहा। सूत्रकार भाष्यकार ने भी देश काल की सृष्टि नहीं कही, कहा सूत्रकार ने, भाष्यकार ने कहा प्रयास सूत्र में क्या कहा उन्होंने, जन्माद्यस्य जतः, जन्माद्यस्य जतः, ये सूत्र कहा जन्माद्यस्य जतः, जन्मादि जिससे हुआ है उसको कहते हैं ब्रह्म। समझ गए, उन्होंने इतना बोला जन्माद्यस्य जतः। तो ये सूत्रकार की बात है, भाष्यकार शंकराचार्य हैं, सूत्रकार कौन है, व्यास जी महाराज है। सृष्टि नाम उत्पत्ति का है, सृष्टि का अर्थ क्या है, उत्पत्ति। कहा तैत्तिरीय श्रुति का और सूत्र भाष्यकार का यह अभिप्राय है। कहना क्या चाहते हैं, श्रुति भगवती क्या कहना चाहती है, सूत्रकार भाष्यकार क्या कहना चाहते हैं, आकाश आदि प्रपंच की उत्पत्ति देश काल सामग्री बिना हो गई है, ये उनका कहना। या ते आकाश आदि स्वप्न की न्यायी मिथ्या है, ये तो हो गया मूल। अब आकाश आदि के ऊपर जो टिप्पणी है ना, इसको नीचे पढ़ोगे तब खाल उतारेंगे, देखना। ये टिप्पणी लगाओ तब पता चलेगा भाई, नीचे आओ टिप्पणी पे, यहाँ खुलेगा पूरा। यहाँ ये रहस्य है, इसमें कहते हैं आकाश आदि के इतना बोल दिया, लेकिन इतने को खोलने के लिए ये पूरी टिप्पणी आपको बांटनी पड़ेगी। तो कहते हैं जैसे कोई बहुत सरल तरीके से बताना चाह रहे हैं, कौन, पीताम्बर जी महाराज। ये मूल किसका है, निश्चल दास जी का। टीका किसकी है, पीताम्बर जी महाराज की, जिन्होंने विचार चंद्रोदय के ऊपर टीका की है, वो उनकी टीका भी है, उनका मूल भी है। ये मूल किसका है, निश्चल दास जी का। टीका किसकी है, पीताम्बर जी की। टिप्पणी भी किसी की है, उन्हीं की है। तो टिप्पणी में खोल रहे हैं, टीके के ऊपर टीका, टिप्पणी क्या है, टीके के ऊपर टीका। टीका गुरु नाम गुरु, टीका गुरु नाम गुरु, टीका गुरुओं का भी गुरु होता है। तो पहले आकाश आदि को उन्होंने टीके में कहा, वो समझ नहीं आए तो टिप्पणी में आ गए। तो जो टिप्पणी में ना समझ पाया उसको और गुरु चाहिए, जिसके टिप्पणी में ना लगे उसको फिर और एक गुरु चाहिए। तो अब कह रहे हैं यहाँ ये रहस्य है, जैसे कोई दो बलिष्ठ पुरुष शून्य वन में अपनी अपनी बलिष्ठता का विवाद करके स्व सब बल की परीक्षार्थ, दो आदमी बलवान है बहुत, एक दूसरे को कहते हैं मैं बड़ा हूँ, वो कहता है मैं बलवान हूँ। तो दोनों कहते हैं चलो अपना जोर देखते हैं, बाल देखते हैं किसमें ज्यादा है। तो एक शून्य वन में चले गए जंगल में, वहां जाकर कहते हैं परीक्षा करते हैं कौन बड़ा।
कौन ज्यादा बलवान है। तो वहां गए तो परीक्षा ले लिए, क्या किया, जो अन्य को मारे सो बलिष्ठ। शर्त लागी कि जो अपने दोनों में से जो किसी को मार देगा वही बलवान है। शर्त लगा ली दोनों ने। तो ऐसी प्रतिज्ञा करके उभय फल युक्त शक्ति एक शस्त्र उन्होंने ले लिया। उभय फल युक्त, जिसके दोनों तरफ क्या है, जैसे खंडा नहीं होता, उसके दोनों तरफ फल हैं तीखे, और उन्होंने बचकार ऐसे गाड़ दिया। तो एक उसके ऐसे मानो दो उसके अरे हैं ऐसे, एक किधर है किधर है, तो दोनों ने अपनी छाती लगा ली उसको, एक इधर उधर से एक उधर से। कहते हैं जो ही इसमें जोर लगा के दूसरे को काट देगा वही बलवान है। तो दोनों ने जोर लगाया, दोनों कट गए। एक ही जैसे थे ना, दोनों ने जोर लगाया तो दोनों ही कट गए, दोनों बलवान। दोनों बलवान हो गए ना, दोनों ने बराबर जोर लगाया। तो इधर बड़ा उसकी छाती में घुस गया, थोड़ा उसके घुस गया, तो दोनों मर गए। लेकिन बलवान तो एक ही जैसे रहे ना, हारा कोई नहीं। वही दृष्टांत दे रहे हैं। तो इस शास्त्र विशेष को बीच में धर के तिसके एक एक फल को हृदय देश में लगाए के परस्पर के सन्मुख फल के करने करके दोनों मृत्यु को पावे, दोनों मौत को पागे। ये तो दिया दृष्टांत लौकिक। अब इसको घटाना है यहाँ। तैसे ब्रह्म रूप शून्य वन है एक। ब्रह्म रूप क्या है, शून्य वन है। उसमें जागृत प्रपंच और स्वप्न प्रपंच दो बलि पुरुष हैं। एक जागृत एक स्वप्न। तो तिनका परस्पर विषय परस्पर के दृष्टांत से परस्पर का प्रहार हो गए हैं। जागृत के द्वारा स्वप्न का प्रहार, स्वप्न के द्वारा जगत का प्रहार भाव खंडन। बस पहले स्वप्न से जागृत का खंडन, फिर जागृत से स्वप्न का खंडन। कैसे बता रहे हैं। देश काल आदि सामग्री से बिना उपजे हैं सो झूठ हो गए हैं। जैसे देश रूप सामग्री के पूर्ण होते भी काल रूप सामग्री की न्यूनता से उपजे पांख का प्रेवा। पांख का प्रेवा क्या, एक मानो पंछी है के खम्भ है, पंख है, जैसे कबूतर होता है। ऐसे एक तो वो मानो स्वप्न में पैदा हुआ, स्वप्न में ना देश है ना काल है। यदि देश है तो बहुत थोड़ा सा, काल है तो बहुत थोड़ा सा। तो ये कहते हैं कि वहां काल रूप सामग्री न्यून है, बहुत थोड़ी है, तो उससे उत्पन्न हुआ। एक तो ये, दूसरा ठीकरी की अशरफी, मोर सोने की, और तीसरा चमड़े का सर्प, और इत्यादि इंद्रजालक। जैसे मानो इंद्रजालक मदारी जो नाट्य होता दिखाता है ना, तो वो थोड़े समय में क्या क्या बना के दिखा देता है कि नहीं। चमड़े का सर्प बना दिया, उसका एक पंछी बना दिया, पंछी जो बना दिया। ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि उसने मोरे सरफे निकाल देता, मुंह से निकाल देता है। इंद्रजालक जो बाजीगर रचित पदार्थ है वो क्या है, मिथ्या है, क्योंकि ना वहां कोई काल है ना देश है। तैसे हिता नामक कंठ की नाड़ी रूप अल्प देश और अल्प काल विषय उपजा सब प्रपंच। स्वप्न प्रपंच क्या है, मिथ्या। जैसे बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप पे एक दिखलाई। क्या रिजल्ट निकला, सांग उतार थम्यो पसारा। तब एक एक अंकारा, कुछ नहीं बचा, कला बाजीगर ही बचा। जो प्रपंच उसने पर फैलाया था ना, जब उसने स्वांग उतारा, अपना तमाशा खत्म किया, तो बाजीगर ही बचा और कुछ बचा ही नहीं। यही बात कह रहे हैं। ता के दृष्टांत से तिसके सदृश होने ते जागत प्रपंच मिथ्या है। ऐसे स्वप्न के दृष्टांत से जागत का प्रभार हुआ। तैसे ही देश काल रूप सामग्री के लेशते रहित ब्रह्म विषय जागृत प्रपंच प्रतीत होवे है, जिसमें देश काल है ही नहीं। ऐसे ब्रह्म में देश काल सहित प्रपंच प्रतीत होता है। अजाते सो असत है। काहे ते प्रतीयमान देश काल तो जागृत प्रपंच के अंतर्गत हैं। जो देश काल दिखाई दे रहे हैं ना, वो भी तो प्रपंच के अंतर्गत ही, वो भी तो प्रपंच ही है ना, झूठा है। तिरते भिन्न देश काल प्रपंच के कारण है। जो देश काल प्रपंच के भीतर ही है, अंतर्गत ही है, उससे भिन्न देश काल प्रपंच के कारण है। काहे थे देश काल रहित परमात्मा में आकाश आदि की सृष्टि कही है। नहीं नहीं, अच्छा इधर आगे से कारण कहे। जो देश काल प्रतीयमान हो रहे वो तो प्रपंच के अंतर्गत ही है, लेकिन उससे भिन्न कहते हैं देश काल प्रपंच के कारण कहे।
जो कहता है कि देश काल प्रपंच के अंतर्गत है, परंतु फिर भी उस प्रपंच के देश कारण, देश और काल को कारण जो बता रहा है, उसको कहते हैं, हम पूछते हैं। क्या पूछते हैं? वे देश काल ब्रह्म से अभिन्न है अथवा भिन्न है। वो आदमी हमारे को बताए कि जिस जिस देश काल को आप प्रपंच के कारण कह रहे हो, वो जो देश काल है वो ब्रह्म से भिन्न है अथवा ब्रह्म से अलग है, बताओ। तो यदि वो कहता है कि ब्रह्म से अभिन्न है, ब्रह्म से अलग नहीं है, ब्रह्म का रूप ही है, ऐसा यदि कहता है तो ब्रह्म से भिन्न देश काल के अभाव, फिर तो देश काल का अभाव हो गया ना। जब ब्रह्म रूप हुए तो देश काल का अभाव हो गया, तो अभाव होने से देश काल रहित ब्रह्म से प्रपंच की प्रतीति सिद्ध हो गई। जो ब्रह्म से भिन्न यदि कहे कि नहीं देश काल ब्रह्म से अलग है, यदि ऐसा कहे तो फिर उससे पूछो कि वो सत्य है अथवा मिथ्या है। उससे भी ये प्रश्न करो। यदि वो कहे कि सत्य है तो फिर क्या हो जाएगा? अद्वैत का खंडन हो जाएगा। एक तो ब्रह्म सत्य हो गया, एक देश काल सत्य हो गया, तो अद्वैत का खंडन, अद्वैत श्रुति सब खंडन हो जाएगी। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्म न परः, ये सब खंडन हो जाएगा। आगे कहते हैं यदि वो कहे कि नहीं है तो सही देश काल पर मिथ्या है, तो तिनको भी प्रपंच की न्यायिक कार्य होने थे। जब मिथ्या है तो क्या है, जैसे प्रपंच मिथ्या है ऐसे वो भी मिथ्या हुए, तो तिनके कारण भी कोई देश काल और मानने पड़ेंगे। जब मिथ्या प्रपंच का कारण कोई माना जा रहा है, अविद्या या माया, तो ये जो देश काल है इनका भी कोई कारण मानना पड़ेगा देश काल अलग से। जो आपके कारण आप ही हैं, ऐसा कोई मानो कि नहीं उनका अलग से कोई कारण नहीं है, वो अपने प्रति आप ही कारण है। तो आत्म आश्रय दोष हो जाएगा, अपने से आप कोई पैदा नहीं होता है, आत्म आश्रय दोष आ गया। जो प्रपंच देश के प्रपंच काल के कारण द्वितीय और यदि कोई कहे कि जो प्रथम देश काल है उसका कारण क्या है, द्वितीय देश काल, तो जो द्वितीय देश काल है उसका कारण क्या है, प्रथम देश काल। तो फिर क्या होगा? अन्योन्य दोष, अन्योन्य दोष। पियो उसका कारण तो उसका कारण तो एक दूसरे के प्रति दोष हो गया ना। परस्पर की उत्पत्ति विषय परस्पर की अपेक्षा होने थे अन्योन्य आश्रय दोष हो जाएगा, वो उसके आश्रय, वो उसके आश्रय। जो द्वितीय यदि कहे कि द्वितीय जो देश काल है उसका कारण है तृतीया, तो जो तृतीय देश कारण है उसका कारण क्या है? प्रथम। तो फिर तो कौन चक्री जैसे घूमती है ना, फिर चक्री का दोष हो जाएगा। द्वितीय का तृतीय, तृतीय का फिर पहला, तो चक्री का दोष हो जाएगा। तो यदि कहते हैं भी तृतीय देश काल के कारण चतुर्थ और चतुर्थ के पंचम, तो फिर कहते ऐसे आगे आगे कहते जाओगे तो फिर टिकोगे कहाँ, रुकोगे कहाँ? फिर तो कहते हैं भी अनंत देश काल की धारा रूप अनवस्था हो जाएगी, अवस्था रुकेगी नहीं कहीं, दोष ही दोष। या तो ब्रह्म से कोई भी देश काल सिद्ध होवे नहीं, इतने दोष है ना, इससे पता चलता है कि ब्रह्म में देश काल है ही। इस रीति से देश काल रहित ब्रह्म ते जागृत जगत की उत्पत्ति प्रतीत होवे है, जहाँ ते जागृत पंच क्या है, असत है। असत और मिथ्या में क्या अंतर है? हाँ जी। मिथ्या का तो भान भान हो रहा असत उसको बोलते हैं जो तीनों कालों में है ही नहीं, उसको बोलते हैं असत। जैसे जैसे बंध्या पुत्र, है। क्या दृष्टांत है असत का? बंध्या बंध्या पुत्र, बंध्या का पुत्र कभी तीनों कालों में हुआ ही नहीं। या खरगोश के सिंह, खरगोश के सिंह कभी होते ही नहीं तीनों कालों में। आकाश में कुछ कभी होता ही नहीं। ये असत के दृष्टांत है। जो मिथ्या होता है ना वो उत्पत्ति से पहले होता है ना उत्पत्ति के बाद में होता है, मध्य में भासता है, वो होता है मिथ्या। जैसे रज्जु में सर्प, मृग तृष्णा का जाल, ये सब क्या है? मिथ्या का दृष्टांत। समझ गए? तो आगे कहते हैं एक तो ये कारण बताया, किम का तो था अथवा जागृत काल में स्वप्न पदार्थ की स्मृति होवे है। ऐसा कोई कहता है तो जागृत में क्या है, प्रपंच उत्पन्न नहीं हुआ, जो स्वप्न प्रपंच था ना उसी की स्मृति होगी जागृत में। जागृत काल में क्या हो, स्वप्न पदार्थों की स्मृति, और स्वप्न में बहुत करके जागृत के पदार्थ की स्मृति होवे नहीं।
स्वप्न में नहीं कहते होती, लेकिन जागृत में होती है सपने वालों की। यहाँ पे भी जागृत प्रपंच क्या है, असत्य है। कभी भी स्वप्न में जागृत के पदार्थों की बहुत करके स्मृति नहीं होती, इसलिए असत्य है। ताके दृष्टांत से स्वप्न प्रपंच भी असत्य है। और जब जागृत का अभाव है, तब ताके अंतर्गत समाधि अवस्था का भी चित्र में क्या है, अभाव है। जब जागृत के और पदार्थ नहीं तो समाधि भी नहीं। और जब जागृत स्वप्न का अभाव है, तब दोनों अवस्था विषय वर्तमान बुद्धि के अभाव ते ताका विलय रूप सुषुप्ति और सुषुप्ति के अंतर्गत मरण मूर्छा का भी अभाव है। कोई भी अवस्था ना सुषुप्ति है, ना मूर्छा है, ना मरण है, कुछ भी नहीं है। इस रीति से ब्रह्म विषय सारे प्रपंच की असिद्धि तय अजातवाद सिद्ध हुए है कि प्रपंच तीनों कालों में हुआ ही नहीं। समझ गए? एक ही था जो कल कल आपने जो किया था ना प्रश्न बाबा जी, उसका उत्तर है कि सब कुछ है और कुछ हुआ ही नहीं। कल जो आप कह रहे थे उसी का उत्तर दे रहे। तो ये इससे अजातवाद सिद्ध हुआ कि एक ब्रह्म ही है और कुछ है ही नहीं। हाँ, जो बीच में भास रहा है वो अविवेकी को भास रहा है, विवेकी को नहीं भासता वो। अविवेकी को जैसे आकाश में नीलिमा भास रही है कि नहीं, नीलापना भास रहा है ना आकाश में, वो किसको भासता है? अज्ञानी को भी भासता है, ज्ञानी को भी भासता है। किसी ज्ञानी से पूछो आकाश में नीलिमा है तो कहेगा है, किसी ज्ञानी से पूछो है तो कहेगा है। आकाश में नीलता तो दोनों को भासती है। लेकिन जो ज्ञानी है उसको नीलिमा भास तो रही है, कैसी है? मिथ्या। तो कहने का भाव है जैसे सुखदेव मुनि है, सुखदेव मुनि या शंकराचार्य महाराज हैं। शंकराचार्य महाराज मुनि, सुखदेव मुनि। सुखदेव मुनि कहते हैं अजातवाद है, तीनों कालों में कभी प्रपंच हुआ ही नहीं। और भी है आचार्य अजातवाद के तोड़ समर्थक। फाड़। तो लेकिन गुरबाणी कहती है कि मिथ्या है। समझ गए? गुरबाणी में मिथ्या माना है। शंकराचार्य ने जैसे माना है ना, संसार है तो सही लेकिन झूठा, मिथ्या प्रतीत हो रहा है ना, प्रतीत हो रहा है। गुरबाणी ने अजातवाद नहीं कहा, गुरबाणी ने मिथ्या कहा है कि संसार तो है, कैसा है? जैसे धुएं का पहाड़, कह रही ना गुरबाणी। संसार कैसा है? धुएं का जैसे पहाड़ होता है, तो धुएं का पहाड़ प्रतीत होता है कि नहीं? इसका मतलब प्रतीति मात्र है। मृग तृष्णा जो झूठो एहो जाग, गुरबाणी कह रही है कि नहीं? तो मृग तृष्णा का दृष्टांत है मिथ्या का, असत्य का नहीं, मिथ्या का दृष्टांत है। मृग तृष्णा जो झूठो एहो जाग, ये गुरबाणी का कथन है। जो कस्तूरी मृग न जाने, समझ गए? ये मिथ्या का दृष्टांत है। यहाँ ही छोड़ देंगे और करें। यहाँ पर छोड़ देते हैं महाराज जी, वाहिगुरु जी काफी। का खालसा, वाहिगुरु। वाहिगुरु जी की फतेह।